हमेशा से मेरी इच्छा थी कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी हैं, उनको हम किसी भी तरीके से, चाहे छोटे से प्रयास से ही किस तरह से अपना एक छोटा सा भाव दे सकते हैं। तो पिछले 2 सालों से धीरे से हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। कोई भी भाव जो दिल से निकले, किसी को किसी भी तरीके से मदद पहुंचाने का, अगर उसमें स्वार्थ नहीं जुड़ा है, उसमें बेनिफिट नहीं जुड़ा है, उसमें आप हमेशा कुछ लेने के लिए ही नहीं किसी काम को कर रहे हो, तो वो सेवा की श्रेणी में आ जाता है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हर बार की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं देवेंद्र मोहन भैया जी। भैया जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। जब से आप आए हैं हम देख रहे हैं कि जो सोशल एक्टिविटीज हैं, खासतौर से जिसको सोशल वर्क कह सकते हैं, वो बढ़ चढ़ करके हो रहे हैं और आप जिस तरह से उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं वो बड़ा लोगों का ध्यान आकृष्ट करी, खासतौर से मेरा तो किया एक पत्रकार होने के नाते जी। तो इसके पीछे कारण क्या है और क्या सोच है? शेखर जी, आज के समय में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सभी लोग बढ़ चढ़ करके अलग अलग तरीके से समाज के किसी हिस्से का रूप बनना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीछे छूट रहे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको कहीं ना कहीं हमारे साथ की ज़रूरत है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़रूरतमंद होने के नाते कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा है। तो हमेशा से मेरी इच्छा थी कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी हैं, जिनको सच में कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत है, उनको हम किसी भी तरीके से, चाहे छोटे से प्रयास से ही किस तरह से अपना एक छोटा सा भाव दे सकते हैं। तो पिछले 2 सालों से धीरे से हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और आज मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि हम लोग धीरे से कुछ ऐसे समाज के हिस्सों में जुड़ रहे हैं जहां पर बहुत से लोगों को सेवाओं की ज़रूरत है, बहुत से लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। तो 2 साल से हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद अब करने में कामयाब हो पा रहे हैं। मैंने, हो सकता है कि सब कुछ तो ना देखा हो जितनी जगहों पे आप सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मैं गया, जैसे वृद्धाश्रम में मैंने देखा कि जो आपकी संस्था है वो वहाँ पर काम कर रही थी जी। हाल में एक आई कैंप लगा था, वहाँ पर मैंने देखा और बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उसमें जी। और तो इस तरीके से एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगा जी जी। तो ये 3-4 चीजें तो मैंने देखी हैं। ऐसे मतलब ये जो सेगमेंट आपने बनाए, ये जो चयन किया आपने विषयों का सोशल वर्क के लिए जी, ये कैसे किया और यही क्यों किया? शेखर जी, मुझे लगता है कि समाज में वैसे तो हर जगह कहीं ना कहीं मदद की या किसी विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, पर मैंने जहाँ तक हमारे जितने भी साथी हैं संस्थान से जुड़े हुए, उन्होंने देखा कि स्पेशली जो वृद्ध लोग हैं उनको कई बार नेग्लेक्ट किया जाता है, कई बार उनको बहुत विशेष स्नेह की ज़रूरत होती है। कई बार बच्चे और बच्चों को जो ख़ास तौर से अनाथ हैं या कई बार विकलांग बच्चे जो नेत्रहीन हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं या कोई और परेशानी है, और किसी विशेष स्थान पर भेज दिए जाते हैं। तो इन 2 चीज़ों से हमने शुरू किया और मुझे खुशी इस बात की है कि जब भी हमने ऐसा कुछ कार्य शुरू किया तो जितने भी लोग वॉलंटियर बन के आए, साथ जुड़े और उन्होंने एक दिन हमारे साथ गुजारा उन बच्चों के साथ या उन वृद्ध लोगों को कुछ अनाज वितरण करके या उनके साथ थोड़ा सा समय बिता करके उन्हें बहुत खुशी मिली। और अगर मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, अभी वृद्धाश्रम में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक थोड़े थोड़े समय के बाद वहाँ के वृद्ध लोगों की ज़रूरत पूछी जाए, उनके बीच में समय गुजारा जाए। तो एक समाज के ही एक दूसरे व्यक्ति ने, जिसने शायद हमारा ये काम देखा होगा, उसकी इच्छा थी कि उसका जन्मदिन ना कि बाहर जो आधुनिक तरीके हैं बड़ी बड़ी जा करके बहुत पैसे खर्च करके मनाए, वो उसकी इच्छा ये थी कि वो ऐसे वृद्ध लोगों के बीच में उनको भोजन कराए, उनके साथ बैठे, उनको कुछ उपहार दे, उनका आशीर्वाद ले। और उसने हमसे संपर्क किया तो इतनी खुशी मिली कि एक ऐसा प्रयास जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें होने से हमारे बीच में बहुत सारे नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं।
एक चीज भैया जी जो अभी आपसे बातचीत करते हुए दो शब्द आ रहे हैं, एक शब्द आ रहा है सेवा, एक शब्द आ रहा है मदद जी। थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिए, क्योंकि लोग, जैसे कोई बुजुर्ग है वो सड़क क्रॉस कर रहा है, लड़खड़ा गया तो उसकी मदद, मतलब उन्होंने संभाला तो वो एक मदद हो गई, या वो कहते हैं कि भाई मैं बुजुर्गों की सेवा करता हूँ, मैंने उसको संभाला तो वो भी सेवा हो गई। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस पर रोशनी डालिए। शेखर जी, हमारा मानना ये है कि कोई भी भाव जो दिल से निकले किसी को किसी भी तरीके से मदद पहुंचाने का, अगर उसमें स्वार्थ नहीं जुड़ा है, उसमें बेनिफिट नहीं जुड़ा है, उसमें आप हमेशा कुछ लेने के लिए ही नहीं किसी काम को कर रहे हो, तो वो सेवा की श्रेणी में आ जाता है। और ऐसी सेवा आज के समय में बहुत कम लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग जब कुछ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी से डोनेशन मांग लेते हैं, या किसी न किसी तरह की हेल्प, या किसी बाहरी और दूसरे तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जिससे वो सेवा नहीं रह जाती। वो कहीं ना कहीं एक ऐसा काम हो जाता है जिसमें लेन देन शामिल हो जाती है। हमने प्रयास ये किया कि हमारी संस्था में चाहे हम छोटा काम कर पाए या बड़ा काम कर पाए, हम कोशिश करें किसी से कुछ मांगे नहीं जा करके, और छोटा सा काम भी हो जिसमें हमारे दिल को सुकून मिले, हमें खुशी मिले, अंदर से किसी के साथ समय बिता करके, स्नेह बांट करके, किसी की मदद करके, चाहे वो छोटी सी मदद हो। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम किसी भी क्षेत्र में कुछ भी ऐसा कर पाएं जिसमें हम थोड़ा सा स्नेह बांट सकें। एक भैया जी, मैं आई कैम्प गया था, संस्था की तरफ से ही लगा था जी, और बड़ी अच्छा उसमें ये हुआ, 250-300 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कराया जी। और 3-4 डॉक्टर थे वहाँ पे, उन्होंने अपना लोगों को देखा, जिसको चश्मे की ज़रूरत थी तो आपकी संस्था की तरफ से चश्मे वगैरह भी बंटवाए गए। ऑपरेशन की भी डेट दी गई जी, है ना, कुछ लोगों को मोतियाबिंद था। तो ये जैसे ऑपरेशन होगा तो उसकी एक कॉस्ट आएगी जी, या चश्मा ही बट रहा है तो उसकी भी एक कॉस्ट आएगी जी। तो इसमें इसको किस तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? मतलब चाहते हैं लोग कि हम ये करें, लेकिन कई बार आर्थिक रूप से उस तरह से नहीं कर पाते हैं, या कई बार उनको और कोई वजह रहती हो, तो इसको आप किस तरीके से चैनलाइज करते हैं? और जो लोग इस तरीके का भाव मन में रखते हैं जी, देश भर में जहां भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं लोग, तो वो इसको चैनलाइज कैसे करें? शेखर जी, अभी हमने जो नेत्र जांच शिविर लगाया, उसका उद्देश्य ये था कि बहुत से वृद्ध, बहुत से गरीब लोग, बहुत से गांव के लोग या ज़रूरतमंद लोग, कस्बों के या मोहल्लों के, जिनके पास आर्थिक रूप से इतना वो सक्षम नहीं है कि अपना इलाज करा सकें, तो हमने प्रयास किया कि एक जांच शिविर लगाया जाए। जिनको चश्मे की ज़रूरत हो उन्हें चश्मा मिल सके, जिनको किसी तरीके से हम अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन करा सके। तो हमने ये प्रयास किया अपने माध्यम से, अपने दायरे के हिसाब से जितना भी हम कर सकते हैं। पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब उस कैंप में बहुत से नए लोग आए और उन्होंने लोगों के साथ समय बिताया और देखा कि गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं और सच में ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ़ है, तो बहुत से लोग अपने आप हम तक आए और उन्होंने कहा कि क्या हम 1 या 2 सदस्यों के इलाज का पैसा दे सकते हैं। हमने उनसे जाके नहीं कहा। तो ये उदारता, ये एक किस्म का अंदर से स्नेह आना, ये किसी के लिए कुछ करने की भावना आ जाना, यही तो मानवता है। और इंसानियत, मानवता को आज के समय में अगर हम जगा नहीं पाए और हर एक चीज़ लेन देन पर टिकी रही, तो जाहिर सी बात है संसार रहने योग्य नहीं रह जाएगा। तो मुझे खुशी इस बात की है कि सेवा, सेल्फलेस सर्विस या मदद कह लें, एक ऐसा माध्यम बना हुआ है इस वक्त, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसमें हर समाज के तबके का लोग आ जाता है। जब लोग किसी की मदद करते हैं तो खुशी अंदर से होती है। और एक मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको। अभी कुछ दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप हमने किया और किसी ने सुना उसके बारे में, और 2 बच्चियां थी जिनका मन किया कि वो भी ब्लड डोनेट करें। तो हम यहाँ अपने शहर में थे, उन्होंने कहीं दूर हमारे
वीडियो देख करके ब्लड डोनेट करने का मन बनाया, पर एक लड़की उसमें बहुत घबराई हुई थी कि मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया, कुछ गलत हो जाए, एक मन में घबराहट आ जाती है। ब्लड डोनेशन में अक्सर लोगों को ये रहता है। तो वो घबराहट के कारण नहीं जाना चाहती थी। तो वो जब वहाँ गई और डॉक्टरों ने उसको मदद किया, और जब उसने ब्लड डोनेट किया तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसको इतनी खुशी हुई जितनी खुशी शायद ही किसी को कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करने के बाद होती है। तो हमने इस चीज़ को रिलेट किया कि जब आप बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अचानक कुछ अच्छा काम करते हैं और आपको नहीं पता वो किसको मदद मिलने वाली है, समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सेवा से शायद लाभान्वित होगा, तो जो खुशी अंदर से मिलती है वो बहुत बड़ी होती है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी पूरी संस्था, हमारे बहुत सारे सदस्य, बहुत मेहनती लोग हैं, वो दिन रात लग करके ये एक भाव आज के समय में लोगों के अंदर जागृत करने में कामयाब हो पा रहे हैं। आपको मैं एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। जी जी। आप ही के एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था जी। आई कैंप ही था वो, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से कई बार चीज़ों को मोटिवेट कर देते हैं, वो अपने को भी नहीं पता होता। जी जी। तो जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे वो हाईली क्वालिफाइड थे, प्रोफेशनल थे जी। तो जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो एक पत्रकार जैसा पूछता है, मैंने उनसे पूछा कि भाई अभी तो आपने डेट ऑपरेशन की दे दी है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन पैसा तो लगता ही है भाई, एक ऑपरेशन होगा तो उसमें कुछ भी पैसा लगेगा तो है ही है। तो उन्होंने कहा बाकी सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भैया जी से बता दूंगा 2 से 3 पेशेंट्स का ऑपरेशन मैं निःशुल्क करूंगा। जी। तो ये मतलब आपका जो प्रयास है वो भी कोटि कोटि प्रणाम करने लायक है। उस प्रयास को प्रणाम है कि इस तरीके से एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो बिना फीस किए शायद कंसल्टेंसी भी नहीं करना चाहता, वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। जी। तो ये एक बड़ी बात है। तो इस तरीके के प्रोफेशनल्स भी भैया जी आपके साथ और जुड़ते जा रहे हैं या जुड़ रहे हैं या लोग अप्रोच कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब हमने काम शुरू किया था हम नहीं जानते थे किसके पास जाएं, किससे मिलें, कौन मदद करेगा हमारी, बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया था। और आज लगभग मेडिकल फील्ड में हर एक लाइन के बहुत कर्मठ, बहुत ही अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपनी पूरी फीस नहीं लेना चाहते, जो कई बार बहुत नॉमिनल फीस पे इस तरह का इलाज करने के लिए अपने ऑपरेशन थिएटर्स, अपना हॉस्पिटल, अपनी सारी सुविधाएं साथ जोड़ करके हमारे बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए अपने हिस्से भी का भी सहयोग करते हैं। कई बार फिजियोथेरेपिस्ट, कई बार योगा के बहुत अच्छे अच्छे लोग, कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स, कई बार ऐसे जवान बच्चे जो लोगों को डाइट के बारे में, डाइटिशियंस, तो ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं जिनको मैं देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि कहाँ हम उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह से इनकी मदद मिल जाए, और चाहे ये अपनी फीस ले करके पर लोगों की कुछ मदद करें और हम इस माध्यम का इस्तेमाल कर सकें कि लोगों को मदद पहुंचे। उन लोगों ने अपना फाइनेंशियल जो बेनिफिट था वो भी छोड़ा है। अच्छा। हाँ, और आधी फीस, कई बार पूरी फीस, कई बार पूरा दिन। पिछले दिनों रविवार को वो पूरा दिन पूरी टीम के साथ आके लगे रहे, और सुबह से लेके शाम तक खाना नहीं, पानी नहीं। तो कई बार बहुत खुशी होती है कि जब सेवा सही रूप में लोगों तक पहुंचती है तो बड़े बड़े लोग भी कई बार अपना दिल खोल करके और कुछ कर सकें इस प्रयास में खुल के सामने आ जाते हैं। अच्छा, जब स्वामी जी थे भैया जी, तो हम लोग ये देखते थे कि अलग अलग आश्रमों में जब उनके सत्संग होते थे तो उस समय पे बहुत सारे ऐसे सेवादार निकलते थे जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए थे जी। और स्वामी जी कुछ ना कुछ ऐसा सेवा कार्य या मदद का कार्य उनको सौंपते रहते थे अपनी तरफ से कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। अभी जब आप वापस आए भारत में तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो गई है, थोड़ा स्वार्थ ज़्यादा बढ़ गया है जी। लोगों के लिए, मतलब अपना परिवार चलाना और बाकी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक भाव है मन में जी। तो इसको कैसे लोगों के साथ में जोड़ा जा सकता है कि मान लीजिए किसी के पास थोड़ा सा समय है, किसी के पास थोड़ा सा पैसा है, किसी के पास कोई और साधन संसाधन है, तो क्या इन सब चीज़ों का अलग अलग जो प्रकार है
उसको मिला करके भी सेवा या मदद हो सकती है। बिल्कुल। और इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ शेखर जी। कई बार बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम किसी की मदद तब करेंगे जब हम कुछ बन जाएंगे, जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, या कोई हैसियत होगी हमारी, या हम बहुत अमीर होंगे, हमारे पास बहुत होगा। पर असलियत में सेवा तब नहीं हो पाती है, किसी की मदद तब नहीं हो पाती है जब आपके पास बहुत हो। किसी को देना एक भावना है, देने की भावना ये इंसान के अंदर हमेशा रहती है। और सबसे ज़्यादा देने की भावना अगर आपको आपकी गरीबी में है, आपकी परेशानी में है, तंगी में है, तो आप हर एक मुकाम पर दूसरों के लिए खड़े रह सकोगे। और दुख की बात यह है कि आज हमारे समाज में कोई भी देना नहीं चाहता है, लोग लेना चाहते हैं सिर्फ। लोग स्वार्थ से, लोग सामाजिक तरीकों से, लोग आर्थिक तरीकों से सिर्फ पाना चाहते हैं। देने में कोई बहुत ज़्यादा खास रुचि नहीं रखता है। ऐसे समय में जब कुछ लोग ऐसे निकल आए, कुछ लोग जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ भी करना चाहते हो। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों एक रिक्शे वाला मेरे पास आया और मैंने उससे पूछा उसकी दिहाड़ी कितनी है, वो कितना कमा लेता है। तो कहता है कि बहुत ज़्यादा नहीं कमाता, क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं ई रिक्शाज हो गए हैं, दूसरे साधन हैं। जो पुराना तरीका था रिक्शे वाला, बहुत कम लोग उसे, हाँ पैडल वाला, बहुत कम लोग उसे चुनते हैं। तो उसने कहा कि शायद बहुत मुश्किल से कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये, 200 रुपये। तो मैंने उससे कहा कि तुम ये जो काम कर रहे हो, इसमें तुम मतलब कुछ ऐसा भी कर रहे हो, कहीं जुड़े भी हो। तो उसने मुझे बताया कि वो हर रोज़ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालता है और अच्छे काम के लिए रख देता है। और वो चाहे 10 रुपये हों, चाहे 15 रुपये हों, वो हर रोज़ नियमित रूप से निकालता है। और उसने वो पैसा एक संस्था में दान दिया। तो मुझे इस बात की खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि एक आदमी जिसके पास नहीं है, सामाजिक तौर पे जिसके पास बहुत कम है, पर उसके मन में भावना ये है कि मुझे देना है समाज को, देश को, लोगों को, अपने लोगों को। और जब उसके अंदर ये भावना है तो वो खुश रहना जानता है, उसको संतोष है, वो जानता है कि जीवन में वो कुछ अच्छा कर रहा है जो प्राइसलेस है, जो अमूल्य है। तो ये जो भावना है ना देने की, ये भावना हमेशा से अंदर से ही आती है, किसी मकाम पर पहुंच कर नहीं आती। तो ये चीज़ मैं आज पिछले 2 साल से धीरे धीरे देख रहा हूँ कि कैसे लोग सही मायनों में किसी एक छोटे से ज़रूरतमंद की छोटी सी मदद करके भी कई बार बहुत बड़ी खुशी हासिल कर लेते हैं। लेकिन भैया जी एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, मतलब जो आप कर रहे हैं निस्वार्थ है, निःशुल्क है जी, हाँ। लेकिन स्थिति ये भी है कि कई सोशल मीडिया पे मैं एक दिन देख रहा था, 1 दर्जन केले खरीदे, 6 लोग थे कि हम गरीबों में बांटेंगे। और वो 4-6 लोग जो भी थे उन सब ने वो पलट के अपनी फोटो खिंचवा ली। केला 1 दर्जन ही था और आदमी भी 2 ही थे। तो कहने का मतलब ये जो फोटो सेशन हो रहा है जी सोशल सर्विस के नाम पे, ये अपनी तरह से समाज के लिए घातक है, मतलब घातक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, या फिर ये माना जाए कि जो वास्तविक सामाजिक सेवा है उसको भी लोगों ने मजाक की चीज बना के रख दिया। आपने सही बात कही शेखर जी कि बहुत अच्छा सामाजिक रूप नहीं है आज के समय में सेवा का। लोग टिप्पणी करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा दूसरे को देने पर सवाल खड़ा कर देते हैं। कई बार जब कोई संस्थान कुछ अच्छा करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा उसका उपहास होता है, बहुत ज़्यादा मजाक होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से भी बना लिया। तो ये तो आज के समय का एक दुखद परिणाम भी है। और कई बार मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है कि जब माता सीता वो जंगल में थी और रावण गया उनका अपहरण करने के लिए, तो लक्ष्मण रेखा वो पार नहीं कर पा रहा था। तो रावण ने एक साधु का वेश भरा, और जब उसने साधु का वेश भरा तो माता सीता इस विश्वास में कि एक साधु है, एक संत है, वो देने के भाव से बाहर निकली। उस लक्ष्मण रेखा को उसने पार किया और रावण उनको हर कर
उनको उठा करके जब ले जाने लगा तो भगवान शिव ने उसको श्राप दिया और कहा कि तुम वैसे तो अजेय थे, पर तुमने आज इस समय में एक ऐसा घोर अपराध किया है जिसका तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। और वो अपराध क्या है कि तुमने एक साधु का, एक संत का भेष धर के तुमने अपहरण किया, एक गलत काम किया। साधु और संत पर हमेशा से सवाल उठेंगे कि उसका चरित्र, उसका मन, उसकी आत्मा भी दूषित हो सकती है और उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, अच्छी चीज़ों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो लोग अच्छाई से विश्वास हटा देते हैं क्योंकि कुछ लोग गलत काम करते हैं, कुछ लोग अच्छी भावना, अच्छी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द घुमा लेते हैं। पर मुझे ये भी लगता है कि ऐसे दौर में जहाँ हर चीज़ मैनिपुलेटेड है, हर चीज़ बनावटी है, हर चीज़ लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं, खुद की फ़ोटो खिंचा लेते हैं और ये कहते हैं कि हमने हज़ारों लोगों को सर्व किया, जबकि शायद 2-4 अपने ही लोगों को उन्होंने दिया होता है। ऐसे में अच्छी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि आप जो गलत हो चुका है, जो रावण साधु का भेष बना चुका है, उसे तो आप नहीं पलट सकते, पर आप साधुता को फिर से समाज में बड़ा कर सकते हैं। आप फिर से अच्छी चीज़ों को, लोगों का विश्वास उन पर हो, इसकी कोशिश कर सकते हैं। तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन संस्थान से जुड़े हुए, बहुत सारे साधु संत लगे हुए हैं कि किस तरीके से अच्छाई की फिर से विजय हो, लोग सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें, निस्वार्थ भाव से करें और जो ज़रूरतमंद है उनको कुछ दे करके खुशी मिले। और मुझे इस बात की बहुत खुशी स्वयं अपने आप में मिलती है जब मैं पिछले दिनों एक वृद्धाश्रम में गया। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, शरीर से कई बार देखकर दुख भी हुआ कि जो अपने माता पिता का हम घर में ध्यान रख सकते हैं, वहाँ शायद उतना उस स्तर पर नहीं था। पर खुशी इस बात से हुई जब उनके पास बैठे और उनसे बातचीत हुई और कुछ चीज़ों में उनका हाल चाल पूछा, उनकी साथ थोड़ा समय गुजारा, तो एहसास हुआ कि उन्हें स्नेह की कितनी ज़रूरत है। मानवता, इंसानियत यही है कि आप किसी के साथ कितनी खुशी से कोई काम गुजार सकते हो। या हमारे कुछ अभी वॉलंटियर्स गए, उन्होंने एक बाहर का भाई था, उन्होंने संपर्क किया, वृद्धाश्रम में गए, उन्होंने भोजन बांटा और जब सब माताओं बहनों के पैर छुए, वहाँ वृद्ध लोगों के, तो उनका हाथ उठा आशीर्वाद देने के लिए। उन्होंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि वृद्धाश्रम में भी अब कोई आएगा और कोई इस तरह से सम्मान देगा। तो जब हम देते हैं किसी को और बिना स्वार्थ के जब किसी को कुछ भी देते हैं, तो वो कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसके सामने फीकी पड़ जाती। मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा, थोड़ा सा विषय से विषयांतर करूंगा जी। आज हम लोग सोशल वर्क की बात करें हालांकि, लेकिन चूंकि वृद्धाश्रम का आपने जिक्र किया भैया जी, हम ये देखते हैं कि जब किसी का समय खराब होता है जी, तो कई बार लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उनको तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं कि आप ये चीज दान कर दीजिए, या आप ऐसे विकलांग को भोजन करा दीजिए, या आप गौ सेवा करिए, इस तरीके की चीजें बताते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं उनमें से जिनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मन का एक तालमेल ना बैठ पाना है, उसकी वजह से उनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। तो अपने माता पिता को छोड़ करके या उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा करके आप कहाँ पहुंच जाएं उससे मतलब नहीं है जी। फिर आप गाय को गुड़ खिलाते रहिए या कोई अपाहिज है उसको आप मदद करते रहिए। तो ये क्या है? ये सेवा, मदद, ये कोई प्रकार है कि आपने माता पिता को छोड़ दिया? और नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है शेखर जी। आज के समाज में लोग इस होड़ में है कि वो वैभव, धन दौलत, ऐशो आराम, दूसरों से जो उनकी एक कंपटीशन चल रहा है समाज में ऊंचा उठने का, उसमें कई बार लोग अपनी बुनियाद को भूल जाते हैं, अपनी जड़ों को, अपनी फाउंडेशन को भूल जाते हैं। और जो अपने माता पिता, अपने वृद्धजनों, अपने प्रियजनों, अपने साथ उन लोगों का सम्मान नहीं कर पाते जिन्होंने हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाया, तो जाहिर सी बात है उनका भविष्य बहुत उज्जवल या बहुत खुला नहीं होता है। पर वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि आज के समय में जहां चारों तरफ इस तरह की चीजें चल रही हैं, वहीं उस चीज को कहीं ना कहीं हम दूसरी तरीके से मोड़ सकते हैं जब हम इस तरह की समाज सेवा में लगते हैं। हालांकि लोगों का मन आप नहीं बदल सकते, जो
इस तरह से बन गया है, जो इस तरीके से अपने घर वालों में या अपने प्रियजनों में सुख नहीं देखता, उन्हें बाहर निकाल देता है, उसको तो आप नहीं बदल सकते। पर कहीं ना कहीं ये प्रयास कि कैसे आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर ये लोगों की सोच बदल दे आज के समय में, और एक सामाजिक होड़ ना रहे कि सिर्फ पाना ही सब कुछ हो, तो शायद हम धीरे धीरे एक मानवता की संस्कृति को हमेशा के लिए जिंदा रख सकें। ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है। भैया जी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे रेड लाइट पर हम जा रहे हैं, वहां पर भी लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं। वो एक पत्रकार होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेश या म्यांमार से चले आए हैं जो चौराहे चौराहे इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, चूँकि आज कहीं वो नहीं है और फिर जब होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है देश के सामने भी कि जब हम सेवा या सोशल वर्क की तरफ मुड़ते हैं तो हमें किसकी मदद करनी है और कैसे करनी है, हम चयन कैसे करें, इसको थोड़ा सा आप बताएं ताकि मदद सही व्यक्ति तक पहुंचे और सही तरह से पहुंच पाए। शिखर जी, आमतौर पे देखा जाता है कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो सच में अपनी जीवन में बहुत सारी चुनौतियों या समस्याओं से उलझ करके ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आज उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो बहुत खुददार होते हैं, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उनमें। और जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, जिसके अंदर ये खुददारी होगी, वो आमतौर पर ऐसे कहीं मांगता हुआ नहीं मिलेगा आपको। वो टूट जाएगा, वो अपनी परेशानियों में खुद जूझता रहेगा, वो कभी आपसे मांगेगा नहीं। तो हमारा मानक तो यही है कि जो आपसे मांग रहा है, जो सीधे मुंह आपसे कह रहा है कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, और ज़रूरी नहीं है कि समाज में आपके नज़दीक भी बहुत से लोग होंगे जो ये दिखाएंगे कि हम बहुत ज़रूरतमंद हैं, हमें आर्थिक सहायता चाहिए, मदद चाहिए, पैसा चाहिए। आमतौर पे ऐसे लोग इस चीज़ को एक व्यापार बना लेते हैं कि कैसे वो दूसरे के धन, दूसरे का समय, दूसरे की एनर्जी, दूसरे की योग्यताओं का बस फ़ायदा ले लें। तो जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें देखें कि लोग सीधे मुंह आपसे मांग रहे हैं, वहाँ बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है। और हमारी संस्था में ये एक बहुत बड़ा मानक रहा है कि अगर आप समय नहीं दे सकते हैं, अगर आप चीज़ों को खोज नहीं सकते हैं, अगर आप चीज़ों को पता नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है आप ऐसी जगह मदद कर रहे हो जो गलत दिशा में चला जाए। तो हमारी संस्था के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनका 2 वर्ष का संघर्ष यही रहा, कैसे सही लोगों को पहचाने, कैसे सही लोगों तक सीधे मदद पहुंचे, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे उनको स्वास्थ्य लाभ देना हो, फिजियोथेरेपी देनी हो। मैं एक बहुत रोचक घटना आपको सुनाता हूं। हमने पिछले दिनों एक वृद्धाश्रम में हम गए जहां पर उनको मदद की ज़रूरत थी, आर्थिक या स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी। दवाइयाँ हम लेकर गए और हमें एहसास हुआ कि ये दवाइयाँ इनके सिर्फ 1 हफ्ते तक मदद करेंगी, उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और हमारी पूरी टीम ने बहुत रिसर्च की कि अगर हम इनको ये नॉलेज दें कि कैसे ये स्वस्थ रह सकते हैं। और अगली बार हमने फिजियोथेरेपी का कैंप लगाया ताकि लोगों को खुद स्वस्थ रहने की आदत पड़े, मदद मिले, और साथ में न्यूट्रिशन कि कैसे खाने पीने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग अपना दिल का भार उठाने के लिए, कई बार अपनी बहुत सारी बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए, कई बार अपने बहुत मन के भाव को हल्का करने के लिए कहीं दान पुण्य करके सोचते हैं हमने अच्छा कर दिया, पर वो कई बार मदद सही जगह नहीं भी पहुंचती है। तो इसकी आवश्यकता बहुत है। ये जो आपने बताया भैया जी कि 2 साल बीते आपके जो रहे संस्था के, खास तौर से उसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा कि किसको मदद दी जाए, कैसे दी जाए जी। तो ये थोड़ा सा चुनौतियों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम सोशल वर्क करें या सामाजिक कार्य करें, आपके जरिए करें, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ लोग अपने से करना चाहें तो उन्हें किस तरह की चुनौतियां आएंगी? शिखर जी, अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब हम 2 साल पहले आए तो हमने देखा कि बहुत से लोग किसी को कुछ देकर खुश नहीं है। पूरा समाज धीरे धीरे इस दिशा में जा रहा है कि किस तरह से मेरा फायदा हो जाए, और हमने एक मन बनाया कि हम एक छोटा सा सेवा संस्थान शुरू करें। सबसे पहली चुनौती थी कहाँ सेवा करें,
तो हमने शुरुआत की वृद्धों से, हमने शुरुआत की छोटे बच्चों से, विकलांग बच्चों से और असहाय बच्चों से। और जब हम उनके पास गए तो एहसास हुआ कि बहुत से लोग पैसा दे जाते हैं, वो पैसा सही जगह शायद नहीं भी पहुंचता है। तो हमने मानक रखा कि समय दिया जाए, और हमारी जितनी टीम है उन्होंने समय देना शुरू किया, ऐसे बच्चों के साथ खेल खेलना शुरू किया, उनके साथ बहुत समय बिताना शुरू किया, उनकी अच्छी बुरी बहुत सी चीज़ों को समझना शुरू किया, बहुत से ऐसे वृद्धों के साथ समय बिताना शुरू किया। जितना जितना हमने उनके साथ समय गुजारा, हमें एहसास हुआ कि क्या चीज़ उन तक सीधे पहुंचती है और क्या चीज़ अगर हम ज़्यादा मात्रा में दे दें तो वो उन तक नहीं भी पहुंचेगी और वो शायद इधर उधर बढ़ जाएगी। जितना हमने समय दिया, हमें एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं, और उससे हम सीखते गए। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। हमने अनुभव करके सीखा, चुनौतियों से सीखा, हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा चुनौतियों से सीखा। मुझे एक बहुत रोचक घटना याद आती है। एक स्थान पर हमने बहुत सारे बच्चों का चुनाव किया कि उनको हम, सर्दियाँ आने वाली है, उनकी कुछ मदद कर सकें। वो अनाथ बच्चे थे। जब हम वहाँ गए तो वहाँ के संस्थापक ने ये कहा कि आप इतने बच्चों के लिए ये सर्दियों का सामान हमें मुहैया करा दें। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आप हमें सिर्फ पैसे दे दें। जब हमारी टीम को इसमें थोड़ा सा सही आभास नहीं हुआ तो उन्होंने रिसर्च किया, और जब पता चला कि उतने बच्चे तो हैं ही नहीं, उन बच्चों के नाम पर कई बार ऐसी बहुत सी संस्थाएं दान देती होंगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम समय दें, हम रिसर्च करें, हम एनालिसिस करें, सही आदमी को मदद मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी टीम इसमें बहुत समय देती है और इसमें लग करके सही जगह मदद पहुंचे इसका प्रयास करती है। बिल्कुल। और भैया जी, स्वामी जी के समय से हम देख रहे हैं कि एक स्लोगन तो है ही कि मानव सेवा प्रभु भक्ति है। संस्था जो आपकी है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, चाहे वृद्धों के लिए हो, चाहे ब्लड डोनेशन के कैंप हो, आई कैंप हो, हेल्थ कैंप हो, वगैरह वगैरह। स्वामी जी के समय पे एक काम और भी होता था पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उनका प्रकृति का जो प्रेम था, और वो भी एक सेवा है। और उसको लेकर के भी उनके कई प्रयास होते थे। तो क्या अब संस्था आपकी इस दिशा में भी कुछ प्रयास कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। और शेखर जी, खुशी की बात यह है कि प्रकृति को ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। जहाँ हम निराकार को मानते हैं, वहाँ प्रकृति को दूसरा रूप माना गया है। सब कुछ इस धरती से, इस मिट्टी से, इस ज़मीन से, इस पर्यावरण से हमें मिला है। और दुखद बात यह है कि आप जब चारों तरफ देखते हैं तो इस धरती का ही सम्मान नहीं है। धरती दूषित है, सब जगह गंदगी है, विषैली चीज़ें डाली जाती हैं, आदमी इंसेंसिटिव हो गया है। और हमारा प्रयास ये है कि फिर से इस प्रकृति का सम्मान हो, प्रकृति के लिए लोग बहुत ज़्यादा फिर से जागरूक हों। और मैं एक छोटी सी आपको घटना बताता हूँ कि मैं भी बाहर विदेशों में रहा तो मैंने देखा जब लोग भारत के बाहर जाते हैं तो कल्पना करते हैं कि विदेशों में जाएंगे तो वहाँ बहुत सुंदरता मिलेगी और स्विट्ज़रलैंड और दूसरी वादियों में घूमेंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा। पर जब वो अपने देश आते हैं तो अपने देश को वो गंदा बना देना चाहते हैं, कूड़ेदान बना देना चाहते हैं, हर जगह गंदगी फेंक देना चाहते हैं। जैसे गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो चीज़ें बाहर फेंक देते हैं, कल्पना करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। तो धरती या प्रकृति एक जैसी होती है। उन लोगों ने अपनी प्रकृति का सम्मान किया, हम उस प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो हमारी संस्था का एक प्रयास है गो ग्रीन का। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि सभी हमारे जितने भी मेहमान होते हैं हम उन्हें एक पौधा देते हैं, उन्हें वृक्षारोपण की तरफ जागरूक करते हैं, उन्हें प्रकृति रक्षा की तरफ, उन्हें साफ सफाई की तरफ जागरूक करना चाहते हैं। और ये शुरुआत है, मुझे लगता है धीरे धीरे हम इस चीज़ को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। ये हम सब का एक बहुत ज़रूरी प्रयास है। आपके जो प्रयास हैं, जाहिर सी बात है कि जो हमारे साथी इसको देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनकी भी इच्छा होगी कि हम भैया जी के साथ में जुड़ें और इस संस्था के साथ में जुड़ें। तो वो तरीका बताएं ज़रा कि जुड़ना है जिसको, वो किस तरीके से जुड़े और उसके लिए उसे क्या करना होगा? जो भी हमसे जुड़ना चाहता है या हमारे इस कार्यक्रम को देख रहा है, जाहिर सी बात है कि वो 3 तरीके हैं जिससे वो हमारी संस्था या किसी भी संस्था के कार्यों से जुड़ सकता है। और सबसे पहला तरीका जो हम सबको कहते हैं कि अपना समय कितना दे सकते हैं आप। पैसा देना आसान है,
पर जब तक भावात्मक रूप से आप उस फाउंडेशन से जुड़ेंगे नहीं जहाँ पर सच में काम होता है, तो आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा। तो पहला समय कितना दे सकते हैं, तो वॉलंटियर जो लोग करते हैं, तो हर महीने लगभग हमारे यहाँ किसी न किसी क्षेत्र में कुछ सेवा कार्य होते हैं, चाहे वो बच्चों के हों, वृद्धा आश्रम का हो, पर्यावरण का हो, बच्चों के साथ समय गुजारना हो, या अभी आई ऑपरेशन कैंप्स हुए, ब्लड डोनेशन कैंप्स हुए। आप वॉलंटियर कर सकते हैं, आप संपर्क करें कार्यालय में, और आप किसी भी कार्यक्रम में कितना समय दे सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका कि आप किस तरीके से हमारे इस विचारधारा को और आगे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं लोगों को, तो उसका ज़रिया भी यही है, आपको अपना समय और अपना कीमती बहुमूल्य समय दे करके आपको जो भी कार्यक्रम हो पहले वो समझ जाएं, उसके बाद आप उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आखिरी तरीका ये है कि आप किस तरीके से आर्थिक रूप से हमारे इस अभियोजन अभियान में आप अपना प्रयास छोड़ सकते हैं। तो अभी आई ऑपरेशन कैंप हुआ, लगभग 300 से ज़्यादा उसमें बहुत सारे लोग आए, और जब लोगों ने देखा ज़रूरतमंद लोगों को, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम एक भाई या बहन की ऑपरेशन का खर्चा उठाना चाहते हैं, या 2 का खर्चा उठाना चाहते हैं। तो जब आप ज़मीनी तौर पर जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, अंदर से किसी के लिए देने की भावना आपके अंदर से ज़रूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, अपना समय हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। हमारे दर्शकों के लिए भी ये जरूरी है, खास तौर से जो भैया जी ने बिल्कुल आखिर में चीज बताई है कि अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास धन ना भी हो तो चलेगा। 2 चीजें होनी चाहिए, समय, और उसके अलावा समय भी अगर आप लिमिटेड ही दे पाते हैं या सीमित मात्रा में ही आपके पास समय है, तो उससे भी बढ़कर के एक सेवा है जो प्रचार है। आप लोगों तक, उन लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए कि यहां पर सही तरह से सही व्यक्ति की मदद होती है। अगर उसको जरूरत है तो वो सही जगह तक पहुंच जाए। सही जगह तक पहुंचाना भी बहुत बड़ा सोशल वर्क है। अगले कार्यक्रम में हम भैया जी के साथ में नए विषय पर चर्चा करेंगे, नए तरीके से नई चीजों को लेकर के सामने आएंगे। तब तक के लिए भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद शेखर।